हेलो फ्रेंड्स, आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। और हाँ, आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। पिछले 10 साल की चुनावी राजनीति पर गहरी निगाह डालें तो एक दिलचस्प तथ्य यह सामने आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किसी राजनीतिक संकट का सामना करते हैं, विपक्ष उन्हें पहले से ही ज़्यादा मजबूत वापसी का मौका दे देता है। वोटों के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले संकट की शुरुआत केंद्र में सत्तारूढ़ होने के 9 महीने बाद ही हो गई थी। फरवरी 2015 से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में भाजपा का तकरीबन सफाया कर दिया था और फिर साल के आखिरी महीनों में बिहार में महागठबंधन के हाथों उसे पराजित होना पड़ा। इसी के तुरंत बाद मार्गदर्शक मंडल के बुजुर्ग नेताओं द्वारा लिखे गए पत्र ने शीर्ष नेतृत्व पर सवालिया निशान लगा दिए। 2016 में मोदी ने नोटबंदी पर धमाकेदार कदम उठाकर अपनी मजबूती पर उमड़ रहे शंका के बादलों को हटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी वास्तविक परीक्षा तो 2017 में फरवरी-मार्च के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में होने वाली थी। अगर विपक्ष इनमें दिल्ली या बिहार के मुकाबले आधा पौना प्रदर्शन भी कर देता तो प्रधानमंत्री मोदी का वर्चस्व लड़खड़ा जाता, लेकिन विपक्ष इतनी बुरी तरह से नाकाम रहा कि भाजपा को 3/4 बहुमत मिला। नोटबंदी को चुनावी कामयाबी ने छिपा लिया। अगर यूपी में भाजपा चूकती तो संदेश जाता कि देश की जनता मोदी को खुला हाथ नहीं देना चाहती, लेकिन चूका विपक्ष और उसके बाद मोदी ने 2022 तक मुड़कर नहीं देखा। 2023 की शुरुआत भी मोदी के लिए संकट के वर्ष की तरह हुई। गुजरे साल के आखिरी महीने में हिमाचल की पराजय, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मिले उछाल, महंगाई, बेरोजगारी के दंश, कर्नाटक की हार और 10 साल में पहली बार बने भाजपा विरोधी विपक्षी मोर्चे ने सवाल उठा दिया कि क्या 2024 का चुनाव मोदी के लिए मुश्किल तो नहीं होने जा रहा है। इस सवाल का जवाब एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना से मिलने वाला था। एक बार फिर विपक्ष के सामने 2015 जैसी चुनौती थी। अगर इन चुनावों में विपक्ष 2018 वाला प्रदर्शन दोहरा देता तो उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए प्रभावी मंच मिल जाता। फिर 2024 की लड़ाई वास्तव में टक्कर वाली होती, लेकिन विपक्ष एक बार फिर बुरी तरह से नाकाम रहा। उसने न केवल अपनी सरकारें खोई, बल्कि विपक्षी एकता की संभावना को भी धूमिल कर दिया। इस समय यह लगने लगा कि लोकसभा चुनाव में 2019 की ही तरह एक ही टीम मैच में खेलेगी। प्रश्न यह है कि विपक्ष हर बार ऐसा क्यों करता हुआ नजर आता है? क्या वह राजनीतिक खुदकुशी पर आमादा है? यह समझने के लिए राजनीति शास्त्री होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर 2024 भी कमोवेश 2019 जैसा हुआ तो
देश में विपक्ष की मौजूदगी महज औपचारिक रह जाएगी। विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के इल्ज़ामों में या तो जेल काटेंगे या जमानत पर रिहा होकर कहीं दुबके होंगे। परिवारवाद और भ्रष्टाचार की तोहमत से ग्रस्त उत्तर, दक्षिण और पूर्व के क्षेत्रीय शक्तियों ने भाजपा के साथ छिपी हुई समझदारी कायम कर ली होगी। वामपंथी और समाजवादी आंदोलन का अंत पहले ही हो चुका है। भाजपा के अलावा कोई भी विचारधारात्मक ताकत और कार्यकर्ता संस्कृति वाली पार्टी बची नहीं है। अगला लोकसभा चुनाव विपक्ष के लिए आखिरी मौका है जिसमें वह अपने लिए तेजी से खत्म होते जा रहे स्पेस को कुछ बचा सकता है। पैरा कांग्रेस ने जिस तरह हिंदी पट्टी की 3 विधानसभाओं का चुनाव लड़ा है, उससे तो यही लगता है कि उसने हारी बाजी ही नहीं, जीती बाजी भी हारने की कला विकसित कर ली है। उसका अलकमान केवल प्रभावी होने का भ्रम देता है। असल में वह निर्देशों को गहलोत, कमलनाथ और बघेल से मनवाने में नाकाम रहा। कमलनाथ के मुकाबले एआईसीसी के पर्यवेक्षकों की बेराजगी अज्ञात कारणों से 20 दिन पहले चुनावी मुहिम की गति धीमी हो जाना, धन की कमी के कारण वोटों की गोलबंदी में कार्यकर्ताओं के हाथ थम जाना, राहुल गांधी द्वारा विधायकों के टिकट काटने से गहलोत द्वारा इनकार कर देना, बघेल द्वारा किसी भी आदिवासी नेता को तरजीह देने से इनकार करना इस बात का प्रमाण है कि इन प्रांतों में ये तीनों नेता ही स्वयंभू हाईकमान थे। अगर भाजपा के खिलाफ सीधी टक्कर वाले 8 राज्यों में कांग्रेस ने प्रभावी लड़ाई नहीं लड़ी तो समझ लीजिए कि कोई भी नहीं लड़ा। पैरा अमेरिकी संसद ने बुधवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग चलाने की मंजूरी दे दी है। इस महाभियोग का प्रमुख कारण बने हैं राष्ट्रपति के बेटे हंटर बाइडेन। लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन और नशे के आदी 53 वर्षीय हंटर बाइडेन का अब तक का जीवन विवादों में रहा है। जून महीने में ही उन्होंने गैरकानूनी रूप से हथियार रखना स्वीकार किया है। तलाक के बाद उनकी पत्नी कैथरीन ने आरोप लगाया कि हंटर ड्रग्स, शराब और स्ट्रिप क्लब में इतना पैसा उड़ा देते थे कि उनके पास जरूरी बिल भरने के भी पैसे नहीं होते थे। हंटर को नशे की ऐसी लत रही है कि उन्हें कई बार रिहैब सेंटर तक जाना पड़ा। समाचार पत्र न्यूयॉर्क के अनुसार 2015 में जब उनके बड़े भाई व्यू बाइडेन की कैंसर से मौत हुई तो हंटर नशे में इस कदर डूब गए कि कई बार केवल शराब लेने के लिए ही घर से बाहर निकलते थे। फिलहाल अपनी नशे और बुरी आदतों से बचाव के लिए हंटर पेंटिंग्स बनाने लगे हैं, लेकिन यहाँ भी विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग इन पेंटिंग्स को करोड़ों में खरीद रहे हैं, जिस पर विपक्षी उन पर पेंटिंग्स के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं। पैरा एलन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के ज़रिए लोगों को एक सपना दिखाया। सपना था ड्राइविंग का भविष्य। ऑटो पायलट फीचर के साथ शानदार दिखने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवी ने दुनिया भर में जिज्ञासा पैदा की। टेस्ला महज 2 दशकों में
मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। अब कंपनी की निगाहें भारतीय बाज़ार पर है। खबर आई थी कि सरकार टेस्ला के भारत में प्रवेश की योजना की समीक्षा कर रही है और ईवी पर विदेशी आयात शुल्क 100% से कम करने जा रही है। हालांकि सरकार ने इसका खंडन कर दिया है। स्टॉप।